जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर, जिसमें हम लोग 3D के बेसिक्स की बात कर रहे हैं और इसी सीरीज में ये हमारा 5th वीडियो है, जिसमें हम लोग एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस की कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और एंगल बिटवीन टू लाइंस पर बेस्ड कुछ बेहतरीन प्रॉब्लम्स का सलूशन हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस यानी दो लाइंस के बीच में, दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए लेटस से हमारे पास कोई दो स्ट्रेट लाइंस हैं, एक स्ट्रेट लाइन ये है, दूसरी स्ट्रेट लाइन ये है और ये एंगल जैसा कि आप देख सकते हैं इन दोनों लाइंस के बीच में ये एंगल लेटस से थीटा है और हमें 3D की इन दो लाइंस के बीच का ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो लाइंस के बीच में जो एंगल है उसकी बात दो तरीके से की जा सकती है। पहला तरीका है कि हम डीसीज के टर्म्स में बात करें, यानी एंगल का जो फार्मूला है वो डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में भी बनता है। और दूसरा तरीका है कि अगर हमारे पास दोनों लाइंस के डी आर्स गिवन है, दैट इज़ दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, तो दोनों मेथड से हम फार्मूला एंगल का बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक एक करके दोनों मेथड्स देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे डीसीज के टर्म्स में। लेटर से पहली लाइन के डीसीज जो हैं वो L1, M1, N1 हैं और दूसरी लाइन के डीसीज हमारे पास L2, M2, N2 हैं। तो एंगल का फार्मूला इस तरह से बनेगा और एंगल बाय डिफ़ॉल्ट आप समझ सकते हैं कि जब दो लाइंस इस तरह से कट करती हैं तो उसके बीच में दो एंगल बनते हैं, एक एंगल एक्यूट होता है और दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज होता है। लेटस से दो लाइंस ऐसे कट कर रही हैं तो एक एंगल एक्यूट होता है और दूसरा ये वाला जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज होता है। तो हमें एक्यूट एंगल ही हमेशा चाहिए होता है और इसके लिए फार्मूलों में मॉड का प्रावधान होता है कि अगर हम कॉस थीटा का फार्मूला लिख रहे हैं, उस फार्मूले के ऊपर हम मॉड लगा देते हैं, तो अगर नेगेटिव वैल्यू आ भी रही है तो हम उसको पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं और पॉजिटिव वैल्यू इस एक्यूट एंगल को बताती है, जबकि नेगेटिव जो वैल्यू होती है कॉस थीटा की वो ऑब्ट्यूज एंगल को शो कर रही होती है। तो मॉड लेने से हम हमेशा ये बताते हैं कि हमें एक्यूट एंगल ही चाहिए होता है। ये कन्वेंशन है कि अगर दो लाइंस के बीच का एंगल पूछा जा रहा है तो हमें एक्यूट एंगल ही फाइंड आउट करना होता है। तो डीसीज के टर्म्स में कॉस थीटा का फॉर्मूला इस प्रकार होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। दैट मीन्स अगर दोनों लाइंस के डीसीज L1 M1 N1 और दूसरी लाइन के डीसीज L2 M2 N2 है तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये जो फार्मूला है हमें डायरेक्टली कॉस थीटा दे देता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें डी आर्स दिए हुए हैं लाइंस के तो फार्मूला कैसे बनेगा। मान लीजिए पहली लाइन के डी आर A1, B1, C1 हैं और दूसरी लाइन के डी आर A2, B2 और C2 हैं। डी आर के सिंबल ABC में चलते हैं। तो यही फार्मूला डी आर्स के टर्म्स में जब लिखेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो डी आर्स जब दिए हुए होते हैं तो फार्मूला इस तरीके से आएगा। तो ये तो हो गई डीसीज या डी आर्स अगर दिए हुए हैं तो एंगल का फार्मूला कॉस थीटा में कैसे चलता है। अब इसके बाद दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक कंडीशन है कि पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन होती है और दूसरी है परपेंडिकुलरिटी की क्या कंडीशन होती है। इसको हम लोग इसके बाद अब कंपेयर करेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन इज कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, यानी अगर हमारी दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं जिनके डीसीज इसी तरह L1 M1 N1 और L2 M2 N2 दिए हुए हैं तो लाइंस के परपेंडिकुलर होने के केस में थीटा क्या हो जाता है 90 और एंगल थीटा जो है 90 डिग्री हो जाने के कारण फार्मूला L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 cos 90 इज़ 0 और इस तरीके से परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन हमको मिल जाती है कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 is equal to 0 if the lines are perpendicular then their DCs follow this relation as you can see। इस तरीके से पेयर वाइज DCs का प्रोडक्ट जो है वो 0 सम देता है
और ये कंडीशन होती है दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने की। और आइए अब देखते हैं कि अगर डी आर्स में दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या होती है डी आर्स में। डी आर्स में cos 90 cos 0 ये देगा, ये जो पूरा प्रोडक्ट है ये फार्मूला है जब 0 देगा तो इसमें नीचे वाले डिनोमिनेटर्स तो 0 में जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो ही जाएंगे। तो एकदम सिमिलर कंडीशन आपको इसमें भी मिलती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल जैसा डीसीज में फार्मूला है पेयर वाइज, वैसे ही डी आर्स में भी दो डी आर्स जो होते हैं फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का, इस तरीके का ये प्रोडक्ट जो है 0 होता है तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या है। इफ़ द लाइंस आर पैरेलल देन देयर डीसीज विल बी प्रोपोर्शनल L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। और हम ये भी देखते हैं कि प्रोपोर्शनल रिलेशन रेशियोज के केस में काम करता है, यानी अगर डी आर्स के केस में पैरेलल लाइंस होने की कंडीशन चाहिए तो उनके जो करस्पॉन्डिंग डी आर्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे, लाइक उनका रेशियो बराबर होगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। सो वी कैन सी इफ द लाइंस आर पैरेलल देन देयर डी आर्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि उनके रेशियोज जो हैं वो इक्वल होंगे अगर लाइंस पैरेलल है तो। लेकिन डीसीज डी आर्स की तो यूनिक वैल्यू नहीं होती, वो केवल सिंपल रेशियो होते हैं, यानी एक ही लाइन के डी आर्स आप एक से ज़्यादा तरीके से लिख सकते हैं। कोई भी रेशियो जो आपस में इक्वल हो, सभी रेशियोज एक लाइन के डी आर हो सकते हैं, बट डीसीज यूनिक होते हैं और डीसीज की यूनिकनेस के कारण इस तरीके से रेशियो के बजाय हम यहाँ देखते हैं कि सीधे सीधे ये जो डीसीज हैं ये बराबर ही हो जाते हैं। M1 L1 और L2 आपस में इक्वल होने चाहिए, M1 और M2 आपस में इक्वल हो जाने चाहिए और N1 और N2 आपस में इक्वल हो जाने चाहिए। यानी यहाँ रेशियो का काम भी, मतलब ओरिजिनल कॉन्सेप्ट तो रेशियो से ही आती है, लेकिन यूनिक वैल्यू होने के कारण हम देखते हैं कि ये बराबर ही हो जाते हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके डीसीज आपस में बराबर ही हो जाएंगे। जैसे कि 2D की स्ट्रेट लाइन में हम लोग देखते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी जो स्लोप होती हैं 2D की स्ट्रेट लाइन में स्लोप का सिंबल m होता है, तो आप लोग 10th या 12th क्लास में पढ़ते हैं कि जब दो लाइंस इक्वल होती हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल हो जाती हैं। वहाँ तो हम ये नहीं कहते कि स्लोप्स प्रोपोर्शनल होंगी, स्लोप इक्वल ही हो जाती है एग्जैक्टली। वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो डीसीज हैं वो तो इक्वल ही हो जाते हैं। मगर यहाँ पर मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि जब हम 3D के क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो मोस्टली वहाँ पर हमको डी आर्स ही गिवन होते हैं। आपको डीसीज रेयरली किसी क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। जो इंटेंशनली डीसीज के लिए ही क्वेश्चन बनाया गया होता है उसमें ही डीसीज का एप्लीकेशन देखने को मिलता है। बाकी हमेशा हम डी आर्स का ही उपयोग सबसे ज़्यादा देखते हैं 3D के अंदर। तो ये जो डी आर्स के टर्म्स में फार्मूले आप देख रहे हैं यही हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनका इस्तेमाल हम हर जगह पर करेंगे। डीसीज का इस्तेमाल बहुत ही पर्टिकुलर केसेस में देखने को मिलता है। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं, अभी तक आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े उनको एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं कि जैसे कि दो लाइंस के बीच में एंगल का फार्मूला tan या sin दूसरी चीज़ों में नहीं लिया जाता है, यहाँ पर cos थीटा के टर्म्स में ही फार्मूले आते हैं। तो इफ़ DCs आर गिवन देन फार्मूला इस तरह से चलता है cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। और अगर हमारे डी आर्स गिवन है तो फार्मूला इस तरीके से चलता है, इसमें अंडर रूट्स भी नीचे मॉड के तौर पर डिवाइड होके आ जाते हैं और फार्मूला याद करने में बहुत सिंपल है। फिर सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन होता है पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस की कॉन्सेप्ट का। तो अगर लाइंस हमारी परपेंडिकुलर हैं, इस तरीके से दो लाइंस 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो इस तरीके से ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये 0 करना होगा। और सिमिलरली अगर डी आर्स दिए हैं तो डी आर्स का भी जो पेयर वाइज प्रोडक्ट है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 देना होगा। और क्वेश्चंस में हम लोग इन सारी कॉन्सेप्ट्स का अनुभव करेंगे। क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और पैरेललिज्म के लिए जो कंडीशन है वो इस तरीके से रेशियो पेयर वाइज जो हमारे डीसीज हैं या डी आर हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। तो प्यारे दोस्तों, अभी इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।